आज हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों में जो छद्म आवरण पाया जाता है या उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और नेचुरली रूप से वो किस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपने को सरवाइव करते हैं, उसके अडेप्टेशन होते हैं, तो इसके संदर्भ में आज हम बताएंगे। कल का हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर था कि पर्यावरण के अंतर्गत जो जीव जंतु थे, साथ ही साथ उसमें जो पेड़ पौधे थे वो किस प्रकार से अपने गुणधर्म दर्शाते थे, वहाँ के अपने रहन सहन एवं वहाँ पे जो पोषक तत्वों को लेकर के, साथ ही वहाँ पे अपने को वायु को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, साथ ही वहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश को लेकर कि इनके सबके संदर्भ में मैंने बताया। और साथ ही बताया था कि अधिक प्रकाश में या अधिक जल में कौन से पौधा रहते हैं, उसमें कौन से वनस्पतियाँ उगती हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जीरोफाइट के संदर्भ में, ठीक है, हेलोफाइट के संदर्भ में, हाइड्रोफाइट के संदर्भ में सभी पेड़ पौधों को हमने बताए थे। साथ ही वह जो पेड़ पौधे जो जल में डूबे रहते हैं, कुछ बाहर निकल आते हैं, उनको भी बताए थे। वो अलवड़ीय जल में रहते हैं, कुछ लवड़ीय जल में भी रहते हैं, ठीक है। तो इनको हमने बेसिक आपको समझा दिया था। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर है प्राणियों में किस प्रकार से अनुकूलता पाई जाती है। तो प्राणियों के अंतर्गत जो अनुकूलता है उसके संदर्भ में हम बताएंगे, ठीक है। जो प्राणी है, प्राणियों में क्या अनुकूलता पाई जाती है इसके संदर्भ में हम आपको बताएं। तो कोई भी जीव जंतु है या जैसे कि आप या वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो वनस्पतियों में कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वनस्पति जो होते हैं कि उनको सबसे पहले भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरा चाहिए जल, ठीक, और मिनरल्स, ठीक, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो जाइलम में देखे हों, जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं, माइक्रोराइजा हुआ, ठीक, ऐसे जो कवक होते हैं, राइजोबियम है, ठीक है, वो जीवाणु होता है। तो इनको क्या है, पोषक तत्व प्रदान करता है, इसके बारे में हमने बताए थे। तो कोई भी वनस्पति हो तो अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर ही वो अपने को सर्वाइव कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो जीव जंतु जो होते हैं उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर ये अपने जीवन को सर्वाइव कर पाते हैं और उसके अनुकूल ढल पाते हैं। तो इनके अंतर्गत कैसे गुणधर्म पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा आवरण पाया जाता है उनके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये हम सब आज बताने का प्रयास करेंगे। जैसे जीव जंतु होते हैं तो उनके लिए सबसे अहम कारक क्या होता है, भोजन, ठीक, अहम कारक भोजन होता है। दूसरा होता है कि जल, तीसरा अगर बात की जाए तो तापमान है। कोई भी जीवधारी है अगर उसे भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो लंबे समय तक अपने को विकसित नहीं कर पाएगा, तो उसकी हो सकता है आगे चल के मृत्यु हो जाए। अगर जल का अभाव है, अगर जल की पर्याप्त मात्रा उसे नहीं मिल पाती है, भोजन की पर्याप्त मात्रा उसे नहीं मिल पाती है, जो उसे रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है अपने विकास करने के लिए, अपने को मतलब वहाँ पे रहन सहन करने के लिए, ठीक है, और अपने को एक चेतन का अपने को इधर से उधर स्थानांतरण करने के लिए, तो उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट के आधार पर ही वो अपने को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें अगर उसके अंतर्गत अगर नहीं देखने को मिलती हैं या भोजन नहीं मिलता है, उनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलता है, और तापमान, एक तापमान भी एक अहम कारक होता है कि तापमान वहाँ का किस प्रकार का है, क्योंकि तापमान के आधार पर ही वो अपने को मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में होता है, उपापचय क्रिया होती है, ठीक है, उसको दर्शाते हैं, जो अपने को मतलब कि किस प्रकार से वहाँ पे अपना रहना है, वहाँ का जीवन को सर्वाइव करना है, वहाँ जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं, ठीक है। तो वो उस आधार पर जो होता है उनकी 3 रिक्वायरमेंट होती हैं, भोजन हुआ, जल हुआ, तापमान हुआ। अगर ये तीनों पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि जीवधारी जो होते हैं वो अपने उसके अनुकूल ढल जाते हैं और वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए सर्वाइव करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि ये चीज़ों देखी जाए तो वातावरण निरंतर बदलता रहता है, और वातावरण निरंतर बदलता है तो जीव जंतुओं की जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जीव जंतुओं की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें भी भिन्नता होती है, उसमें भी कमियां देखने को मिल जाती हैं। तो इनमें अपने आप को
एक गुणधर्म होता है कि वो किस प्रकार से वहाँ पे रह ले या किस प्रकार से वहाँ पे अपने को रहन सहन कर पाएगा। एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से अपने को परस्पर व्यवहार कर पाए, ठीक है। तो ये सब हमने आपको बताए थे। लेकिन हमारा जो आज हम बताएंगे आपको, जो भोजन है, जल है, तापमान है, किसी भी जीव जंतु जो होते हैं उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि बता रहे हैं कि जीव जंतु जो हैं कि उनकी भोजन की आवश्यकता, अगर उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा तो वो अपने को आवास या प्रवास करने लगेंगे, ठीक है। तापमान नहीं मिलेगा तो भी प्रवास करेंगे। तो ये पर्याप्त मात्रा में ना मिलने की वजह से कोई भी जीव है तो जीव भी दो प्रकार से अपने को कृत करते हैं। जैसे कि आवास है, ठीक। एक जीव, ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिनकी एक निश्चित आवास होता है, ठीक। और ऐसे भी जीव होते हैं जो प्रवास करते हैं। तो इन जीव जंतुओं में क्या विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं पे इन पे ही डिपेंड होता है कि वहाँ पे जो उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, कि जल मिल रहा है, कि तापमान मिल रहा है, कि नहीं मिल रहा है। तो इनके आधार पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये जीव है वो अपने को वहाँ पे अनुकूल है या नहीं है। और साथ ही प्रवास में देखा जाए तो अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ये जो फैक्ट होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं, जो भोजन है, जल है, तापमान है, उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करता है, प्रवास करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण होता है। लंबे समय तक अपने को वहाँ एक आवास के रूप में अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तो पेड़ पौधों में भी ये स्थिति थी, लेकिन बात यह है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रवास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो अपने को वहीं सर्वाइव करते हैं, जिस प्रकार से अपने को वहाँ पे एक जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इन प्राणियों की बात की जाए तो प्राणियों में भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जीव होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं। तो जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो जीव जंतुओं में बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ठीक। और बहुत सारे जीव होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी जीव जो होते हैं वो वहाँ के अपने जो पारितंत्र होता है, जैसे कि घास का पारितंत्र हुआ, घास का जो पारितंत्र होता है उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक। वन का पारितंत्र है उस पर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। जबकि मांसाहारी जो जीव होते हैं वो जो शाकाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो घास और फल फ्रूट तो खाते नहीं हैं, उनको मांस ही चाहिए। तो मांस खाने के लिए वो शाकाहारी जो जीव होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। जैसे शाकाहारी जीव में आप देख सकते हो कि लोमड़ी है, ठीक। इसी में शाकाहारी जीव में आप हिरण है, बकरी है, गाय है, ये कुछ जो शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। और ये अपने को वहाँ पर जब रहते हैं, जिस पारितंत्र में रहते हैं, तो उस पारितंत्र में ये किस पे डिपेंड होते हैं, भोजन पे, ठीक। तो ये जो किस पे डिपेंड होते हैं, भोजन पे। तो भोजन उनको घास मिलती है, ठीक। दूसरा ये डिपेंड रहते हैं जल पे, ठीक। तो उनको पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए। तीसरे डिपेंड रहते हैं तापमान पे, कि उनको पर्याप्त मात्रा में तापमान भी मिलता रहे। अगर इन तीनों में कोई भी चीज़ की अगर कमी होती है तो हम कह सकते हैं कि वो उनके अपने से अनुकूल नहीं है। लेकिन वो अपने को इनके कम या ज़्यादा होने पर भी अपने को अनुकूलता दर्शाते हैं। तो वो उनकी एक अपनी एक मजबूरी होती है कि वो उस मजबूरी में रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें उनमें इतना विशेषता नहीं होती है कि ना उनके पंख होते हैं, ठीक। जो जीव होते हैं उनके जो स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से दूसरी जगह प्रवास नहीं कर पाते हैं या एक लंबे समय तक दूरी तय नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वो अपने को अनुकूल ढालते हैं, ठीक है। जिस प्रकार के भी अपने को सर्वाइव कर पाएँ वहाँ करने का प्रयास करते हैं। तो शाकाहारी जो जीव होते हैं तो इन्हें भी पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इनको तापमान चाहिए। तो ये अपने को बोल सकते हैं कि हाँ, हमें निश्चित मात्रा में तापमान है, निश्चित मात्रा में जल है, भोजन है। तो ये चीज़ें इनको अगर पर्याप्त मिलती रहती हैं तो इनको कोई किसी प्रकार का इनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ या कोई समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये कटबंध के आधार पर भी उनको फिर अभी अब डिसाइड करेंगे आगे, कटबंध के आधार पर कैसे इनको भिन्नता देखने को मिलती है।
ठीक है। और उसी प्रकार मांसाहारी जो जीव होते हैं, मांसाहारी को भी भोजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए, ठीक है। मांसाहारी जीव को भी जल पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तापमान भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो ऐसे कुछ जीव जंतु जो होते हैं मांसाहारी, जिसमें आप देख सकते हो कि शेर हुआ, ठीक, इसी में चीता है, ठीक, ये शेर, चीते, ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांस पे ही डिपेंड होते हैं, और इनको पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो ये अपने को वहाँ पे अनुकूल नहीं डाल पाते हैं। तो हो सकता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी चले जाएं, लेकिन ये स्थितियाँ तब देखने को मिलती हैं जब वहाँ का वातावरण या वहाँ का उनको खान पान के लेकर समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन ठीक है, साथ साथ उनको अगर पर्याप्त मात्रा में जल भी चाहिए, मांसाहारी जीवों को तापमान भी चाहिए, ठीक है। और तापमान एक प्रकार से देखा जाए तो तापमान है, वैसे तापमान और सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भिन्नता ये होती है कि तापमान, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश में जो मनुष्य होते हैं उनको सूर्य प्रकाश की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं उनको आवश्यक होती है, जीव जंतु होते हैं उनको सूर्य के प्रकाश की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको तापमान पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनकी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर इनकी कंप्लीट रहती है तो हम बोल सकते हैं उनके ये अपने को उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके प्रति अनुकूल हैं। अब लेकिन इनके सामने चिंता किस चीज़ की आती है? इनके सामने चिंता ये आती है कि इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, इनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है, या तापमान इनको नहीं मिलता है। तो इनके सामने स्थितियाँ मिलती हैं कि ये अपने को कैसे सर्वाइव करें। तो इनको एक क्षेत्र देख सकते हैं कि जब इनको पर्याप्त मात्रा में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं तो ये प्रवास करते हैं, ठीक, प्रवास करते हैं। प्रवास करने का मतलब ये है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं और ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पे इनको पर्याप्त मात्रा में जल या तापमान या भोजन उपलब्ध मिलता है, या उनको एक वहाँ प्रयास है, मतलब कि वहाँ पे ये अपने को सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ये प्रवास कर जाते हैं। जबकि आवास वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, ये कहीं प्रवास नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं कि कुछ ऐसे मांसाहारी जीव हैं, ठीक है, और शाकाहारी भी जीव हैं, ठीक है। कुछ शाकाहारी जीव हैं, मांसाहारी भी जीव हैं। तो शाकाहारी मांसाहारी जीव दोनों इसमें हो सकते हैं, क्योंकि इनका आवास, जैसे कि चीतों का आवास देखा हो आपने, ठीक है, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में भी रहते हैं, और देखे हो आपने सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। और मांसाहारी जीव इसी में आप देख सकते हो, मांसाहारी में ही जो गिर क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि शेर रहता है, ठीक, एशियाई शेर जैसे गिर क्षेत्रों में रहता है, ठीक है। तो ये केवल भारत में ही पाया जाता है। मांसाहारी भी जीव में और भी बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं, लेकिन बात ये आती है कि वो आवास होते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक अपने को वहीं सर्वाइव करना पड़ता है, चाहे वहाँ भोजन की मात्रा कम हो, चाहे जल की मात्रा कम हो, चाहे तापमान की मात्रा कम हो, ठीक है। बात अब यहाँ आती है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जीव होते हैं, ये भी अपने को प्रवास नहीं कर पाते हैं। तो ये भी उसी क्षेत्र में अपने को ढाल लेते हैं, और वहाँ पर जो उनको मौजूदा में जो पोषण मिल जाता है, ठीक है, घास खाते हैं, वहीं पे पत्तियाँ खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पे ये निर्भर रहते हैं। तो वो उस प्रकार का अपने को ढाल लेते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मांसाहारी और कुछ शाकाहारी जीव जो होते हैं, इनके सामने आवास जो इनका एक होता है, तो वो उसी क्षेत्र में ही रहते हैं, ठीक है, चाहे वहाँ जल कम हो, भोजन कम हो, तापमान कम हो। और लेकिन अब ये चीज़ें तो इनके किस आधार पर हो गई? आवास के आधार पर, प्रवास के आधार पर। प्रवास में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देखा हो जीव होते हैं, जैसे आर्कटिक टर्न है, ठीक, जो आर्कटिक टर्न एक जीव है, पक्षी है, ठीक है। इसे जब पर्याप्त मात्रा में ये अटलांटिक महासागर से उड़ता है, लगभग में ये बहुत ही लंबा सफ़र करता है, 10-12 हज़ार किलोमीटर लंबा सफ़र करता हुआ ये चला जाता है आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक, वहाँ पे अपने को सर्वाइव करता है, ठीक, वहाँ पे अपने को तापमान, भोजन या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रहण करता है। तो आर्कटिक पक्षी इसी में आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हो कि तितली भी है, ठीक, तितली भी एक प्रकार से देखा जाए तो प्रवास कर जाती है, जिसके मजबूत है, मतलब पंखे होते हैं, जिनके अपने के
पंखों में दम होती है, वो एक सर्वाइव करने में, उड़ने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं, जब इनको बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर ये प्रवास कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मतलब स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें ऐसी विशेषता नहीं होती है, वो केवल पैरों से ही चलते हैं, तो वो इतने लंबा सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो उनको उसी क्षेत्र में अपने को सर्वाइव करना पड़ता है, चाहे वो किस प्रकार से भी वहाँ पे सर्वाइव करें। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो मांसाहारी जीव हैं और शाकाहारी जीव हैं, इसमें बेसिक अंतर क्या पाया जाता है। तो अब बात हम करते हैं इनमें क्या अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो मांसाहारी जीव हैं, ठीक है, और शाकाहारी जीव हैं, मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव, और सर्वाहारी भी जीव होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता बोले जाते हैं। ठीक, जो मांसाहारी जीव हैं, शाकाहारी जीव हैं, तो मांसाहारी जीव जो होते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, शाकाहारी जीव पे, और शाकाहारी जीव किस पे डिपेंड होते हैं, वहाँ की वनस्पतियों पर। ठीक, जो वनस्पतियाँ होती हैं जैसे घास वन जो भी उनको मिलता है खाने को, वहाँ खाते हैं, पत्तियाँ इनकी खाते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनका पारितंत्र, इनका जो पाचन तंत्र होता है काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, लगभग 45 से 50 फीट इनकी छोटी आंत होती है, और इसी आंत से अपने को भोजन को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। और अपने को देखा जाए तो लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए भी ये अपने भोजन को एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ का ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में इनका जो होता है काफ़ी उपापचय जो क्रिया होती है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग होती है, और ये इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। बात यहाँ आती है कि मांसाहारी जो जीव होते हैं इनका देखा जाए तो पाचन तंत्र जो होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि ना ये पेड़ पौधों पे तो निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं इनकी जो सेलुलोज छाल होती है इतनी कठोर होती है कि इसे पाचन करने में मांसाहारी जीव इतने सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए इन जीवों को मांसाहारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मांस पे ही डिपेंड होते हैं, और ये किसका मांस खाते हैं, शाकाहारी जीव जंतुओं का मांस खाते हैं। तो इन्होंने जो अपनी ऊर्जा जो होती है इन्होंने पेड़ पौधों से ली, और पेड़ पौधों पर इन्होंने ऊर्जा ली, और ये अपनी ऊर्जा का जो अपने को उपयोग किया, जो बची हुई ऊर्जा है जो मैंने खास श्रृंखला में बताया था, इनको मांसाहारी जीव का बॉडी दे देती है। ठीक है, तो मांसाहारी जो जीव होते हैं, तो मांसाहारी जीव क्या करते हैं, इन शाकाहारी जीव पर डिपेंड होते हैं। तो शाकाहारी जीव, अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी शाकाहारी जीव हैं कि सब अपने इन्हीं के शिकार हो जाएं, तो ये जो जीव होते हैं इनका शिकार करते हैं। तो इनके अंदर कुछ नेचुरली रूप से कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं कि अपने को छद्म आवरण जिसे बोलते हैं, यानी कि शाकाहारी जो जीव होते हैं इनमें कुछ अपने गुण पाया जाता है, वो बोलते हैं छद्म आवरण, यानी कि छिपने का गुण। ठीक है, जैसे कि शाकाहारी जीवों में आपने देखा हो हिरण है, ठीक, लोमड़ी है, और देखा हो इसी में आपने खरगोश है। ये जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं इनसे बचने के लिए इनके अंदर कुछ स्वयं नेचुरली रूप से गुणधर्म होते हैं, उनको बोलते हैं छद्म आवरण, यानी कि कुछ इनमें ऑटोमेटिक प्रकृति ने गुणधर्म दिए हैं इनको अपने को बचने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो इनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनका जो कलर होता है, ठीक है, वो वनस्पतियों का ही जैसा होता है, जैसे कि वहाँ का घास है उस आधार पर वैसी ही होती है। ठीक है, वैसे ही लोमड़ी की भी देख लो, खरगोश की देख लो, तो इनमें कुछ अलग से ही विशेषता होती है चलने फिरने की, और मतलब कि छिपने की, ज़मीन में ही छिप जाते हैं। ठीक है, जो भागते भागते ज़मीन में ही छिप जाते हैं। ठीक है, तो इनको शिकार करने वाला जो शिकारी होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित नहीं हो पाता है और इन पर कोई भी इफेक्टेबल नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से शाकाहारी जीव होते हैं। तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल तौर पर बताया, हिरण है, लोमड़ी है, खरगोश है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो इनके अंदर छद्म आवरण पाया जाता है, छद्म आवरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसी में हम और ले सकते हैं जैसे कि गिरगिट है। ठीक है, गिरगिट भी है,
गिरगिट आपने देखा हो कलर चेंज करता रहता है, उसमें कभी हरा कभी लाल कभी पीला। तो ये गिरगिट भी हुआ, तो गिरगिट भी एक प्रकार से देखा जाए तो अपने को छिपने के लिए ऐसी गुणधर्म दर्शाता है, एक विशेषता होती है, एक ऐसे विशेष गुण होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीव जंतुओं में ऑटोमेटिक स्वतः पाई जाती हैं नेचुरली रूप से। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये अपने को क्या करते हैं, ठीक है, अपने को सरवाइव करने के लिए वहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में ये झाड़ियों में छुपे रहते हैं, ठीक है, झाड़ियों में छुपे रहते हैं। अब बात ये आती है कि इनके अंदर भी ऐसे कुछ चीज़ें पाई जाती हैं कि ये अपने को सरवाइव करें, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि जब ये बाहर जाते हैं तो बाहर में इनको भी भोजन की ज़रूरत होती है, भोजन तो ले लेते हैं लेकिन इनको पर्याप्त मात्रा में जब जल नहीं मिलता है तो ये जल लेने के लिए वहाँ की नदियाँ हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, वहाँ पे जो वनों में पाई जाती हैं, घास पाई तंत्रों में देखने को मिलती हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं, जाके जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये शिकार कब हो जाते हैं, जब देखा जाए तो ये जल के लिए कहीं मतलब कि घूमने जाते हैं, ठीक है, परवर्ट करते हैं उस क्षेत्र में कहीं भी जल को रिक्वायरमेंट को लेकर के। तो ऐसे में जो मांसाहारी जीव होते हैं इनके अंदर भी कुछ ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं, कुछ छद्म आवरण का गुण पाया जाता है, छद्म आवरण का इनके अंदर भी गुण पाया जाता है। जैसे कि चीता हुआ, ठीक, चीता आपने देखा हो ये धब्बेदार होता है, ठीक है, ये भी एक जो वहाँ की मतलब कि जंगल नुमाई घास होती है, ठीक है, पीलापन की, वहाँ पे ये अपने को उसी के अनुकूल दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, चीते भी होते हैं और भी जीव होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जीव होते हैं कि अपने को वहाँ पे भोजन को तलाश करने के लिए इनके अंदर भी अपना एक छद्म आवरण पाया जाता है, छिपने का गुण पाया जाता है। और ये शाकाहारी जीव को किस प्रकार से अपना भोजन का बनाए इनको उपभोग कर लें, तो इसके लिए वो वहाँ पे छिप जाते हैं उस क्षेत्र में, तो इनके अंदर भी एक ऐसा गुण पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ पक्षियों में भी पाया जाता है, पक्षी जो होते हैं, ठीक, पक्षी में आपने देखे हो डिंडीगुल जो पक्षी आपने देखा हो, ठीक। इसी में देखा हो उल्लू भी होता है, छिप जाता है, रात में छिपा रहता है पेड़ों पर, दिखता नहीं है, ठीक। इसी में गौरैया देखी हो आपने। और भी जैसे पक्षी होते हैं इसमें बहुत सारे पक्षी हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हो कि। और आपने देखी हो कि जो एक पिंगुल होती है, पिंगुल एक पक्षी है, ठीक। इनके अंदर भी क्या है, अपने के पक्षी होती है, इनके अंदर भी छिपने का गुण होता है और ये अपने को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जल को, तापमान को और वहाँ पे जो अलग जो जीव जंतु होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं को क्या करते हैं, इनके अंदर जो विशेषता पाई जाती है वो छद्म आवरण की देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जीव जंतु होते हैं, उसी में मैंने आपको शाकाहारी जीव बताए, मांसाहारी जीव बताए, उसी में पक्षी बताए कि जो पक्षी होते हैं उनके अंदर छिपने का गुण धर्म पाया जाता है, ठीक है। इसी में कुछ देखे हो सर्प भी होते हैं, ठीक, उनके अंदर भी देखा हो कि मिट्टी के कलर के सर्प होते हैं, कुछ पेड़ों पर छिप जाते हैं, तो पेड़ों के कलर के भी सर्प होते हैं, ठीक है। तो हरे भी सर्प होते हैं, पीले भी सर्प होते हैं, और देखा जाए तो मिट्टी के कलर मटैला भी सर्प होते हैं। तो ये जो होते हैं वहाँ की छिपने के लिए, अपने को मतलब सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे विशेष रूप से ये अपने को रंग में परिवर्तन करते रहते हैं, तो ये उनका एक छद्म आवरण गुण पाया जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि छद्म आवरण तो मैंने समझ लिया, अब बात हम ये करते हैं कि इसी में छद्म आवरण में आपने एक जीव और देखा होगा, ठीक है, उसमें हम डैंडलीफ मेंटिस बोलते हैं उसे। एक जीव और होता है, उसका नाम है डैंडलीफ मेंटिस। ये एक प्रकार का जीव होता है जो मरी हुई पत्तियों के नुमा होता है, मरी हुई पत्ती, ठीक। इसको आप नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो डैंडलीफ मेंटिस जो जीव होता है ये मरी हुई पत्ती के नुमा का एक जीव होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि
आगे कुछ जीव जो होते हैं शीतकाल में कैसे रहते हैं और कुछ जीव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार से अपने को सर्वाइव करते हैं। तो कटिबंध के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। कटिबंध के आधार पर ठीक जो जीव जंतु होते हैं उनमें विशेषता पाई जाती है। ठीक, एक विशेषता पाई जाती है शीत निष्क्रियता और दूसरी पाई जाती है इसी में ग्रीष्म निष्क्रियता। इन दोनों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि शीत निष्क्रियता सभी जीवों में पाई जाए और ना ही ऐसा है कि ग्रीष्म निष्क्रियता सभी जीवों में पाई जाए। कुछ में ग्रीष्म निष्क्रियता भी है, कुछ में शीत निष्क्रियता है, किसी में देखा जाए तो दोनों भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कटिबंध के आधार पर देखा जाए तो जो शीत कटिबंध में जो क्षेत्र में जो जीव जंतु रहते हैं वो अपने को कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भोजन की, पानी की, जल की या उसको तापमान की, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो वो कैसे रहते हैं। ग्रीष्म क्षेत्र में देखा जाए तो उनको पर्याप्त मात्रा में जल हुआ, ठीक है, भोजन हुआ नहीं मिल पाता है। तापमान तो मिल जाता है लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में जल भोजन नहीं मिलता है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। तो हम इनके बेसिक रिक्वायरमेंट के आधार पर, हम कटिबंध के आधार पर हमने समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे शीत कटिबंध के अगर हम जीव की बात करें, ठीक, शीत कटिबंध में जो जीव होते हैं उसमें हम देख लेते हैं कि ये शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। शीत निष्क्रियता का अर्थ यही है कि अपना जो इनका जो उपापचय क्रिया है या हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ यही होता है कि इनके अंतर्गत, इनके अंदर में एक जो अनुकूलता है, एक शारीरिक अनुकूलता है, वो किस प्रकार से मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का देखा जाए तो 37 डिग्री मतलब निश्चित अपना एक तापमान होता है। ठीक है, और 37 डिग्री तापमान पे ही व्यक्ति मनुष्य क्या करता है, अपने को अनुकूल रहता है। ठीक है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो तो उसके प्रति अनुकूल रहता है, उससे कोई इस पर इतना प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जब ये 37 डिग्री से अधिक जब बढ़ता है तो हमारी जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और वो पसीना बनाने लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये स्थिति देखने को मिल जाती है हमारे मनुष्यों में कि मनुष्यों का जो तापमान होता है वो एक निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें जो जीव जंतु होते हैं उनमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है। ठीक, ना ही निश्चित तापमान होता है, लेकिन वो वहाँ पे तापमान के अकॉर्डिंग, ठीक, वहाँ की जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीत कटिबंधीय क्षेत्र है उस कटिबंध के आधार पर ही अपने को सर्वाइव करना पड़ता है इन्हें। तो शीत निष्क्रियता में इनकी जो उपापचय क्रिया होती है यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, इसको ये कम ज़्यादा करते हैं। कम ज़्यादा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ये अपने को वहाँ सर्वाइव कर पाएँ और कम से कम यानी कि कम से कम अपने ऊर्जा को उत्सर्जित करें। तो शीत निष्क्रियता में ही देखा जाए जो वहाँ के जो जीवधारी होते हैं, जिसमें आप ले सकते हो भालू हुआ, सफ़ेद भालू, कंगारू भी देखे हों आपने जो शीत कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, भालू है, कंगारू है, तो ये कुछ ऐसे जीव होते हैं। ठीक है, इनके अगर बात करी जाए इनके कान की, तो कान इनके बहुत छोटे होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ऊर्जा है वो बचाए रखें और अपनी ऊर्जा को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अपने को नियंत्रण बनाए रखें। और ज़्यादा अगर ये ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे तो इनकी ऊर्जा जब ज़्यादा उत्सर्जित होगी तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो शीत क्षेत्रों में कहाँ भोजन मिलता है, ठीक, ना शीत क्षेत्रों में भोजन मिलता है, ना बर्फ़, ना पानी, जल मिलता है, बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है। ठीक है, तो उनको भोजन की तलाश में फिर ये कहाँ भटकेंगे सर्दियों में। तो ठीक है, तो इसलिए ये अपने का इनका जो उपापचय क्रिया होती है ये इतनी अपने को मजबूत कर लेते हैं कि वो कम से कम ही ऊर्जा में अपने को सर्वाइव करते रहें, लंबे समय तक अपने जीते रहें। तो जिसमें भालू हुआ, ठीक है, कंगारू हो गया, ठीक है, और इसी में आर्कटिक टर्न हो गया। ठीक है, इसी में आप और भी ले सकते हैं जैसे कि मेढक है, मेढक भी है। ठीक, मेढक आपने देखा हो जो शीत कटिबंध क्षेत्र के मेढक होते हैं वो मिट्टी में, बर्फ़ में ही दबे रहते हैं।
ठीक है। और इनकी जो शीत निष्क्रियता होती है इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि एक एक दो दो महीने तक ऐसे ही बने रहते हैं उसमें मेढक जो इस शीतकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जीव होते हैं, इनको आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि उष्णकटिबंध के जीव कैसे होते हैं, कि उष्णकटिबंध के जो क्षेत्र में जो जीव पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंध में जीव में हम इनको दो आधार पर पढ़ लेते हैं। एक पढ़ लेते हैं हम रेगिस्तान के भी जीव पढ़ सकते हैं, जो रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंध में देखा हो कि जो जीव जंतु होते हैं इनकी एक अलग ही विशेषता पाई जाती है। इनका जो कलर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, इनका जो कलर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही साथ ये भाग दौड़ में बहुत तेज होते हैं, भाग दौड़ में बहुत तेज होते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उपापचय क्रिया ये भी ठीक ठाक होती है। ठीक है, ज़्यादा इतना कठोर तो नहीं होती है, क्योंकि इनके अंतर्गत देखा जाए तो अपनी ऊर्जा को ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, अपनी ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तापमान मिलेगा। ठीक, तापमान ज़्यादा मिलेगा तो इनके अंतर्गत जो श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो काफ़ी जीवों में श्वेत ग्रंथियाँ नहीं मिलती हैं, कुछ जीवों में श्वेत ग्रंथियाँ मिल जाती हैं। तो जिनके अंतर्गत मिलती हैं तो वो पसीना बनाती हैं, और पसीना जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बनेगा तो वो अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे, बाष्पोत्सर्जन करेंगे, जिससे इनको ठंडक महसूस होगी। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बहुत सारे जीव होते हैं जो मतलब कि अपना मेटाबॉलिज्म में अपना को इतना इनका स्ट्रांग नहीं होता है, और काफ़ी जीवों का होता भी है, सभी के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका जो कुछ में श्वेत ग्रंथियाँ भी होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। जैसे भैंसा है उसमें श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, और जैसे भैंस है इसमें नहीं होती हैं। भैंस है इनके अंतर्गत देखा हो कभी पसीना नहीं आता है इनको। तो ये कुछ ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जीव होते हैं। इसी में बकरी ले लो। ठीक है, बकरी आपने देखी हो, इनको ये भी देखी जाए तो इनको बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनके जो देखे हो कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इन जीवों के कान देखे हो आपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का क्या करें, बाष्पोत्सर्जन करें और ठंडक महसूस करें। तो कानों के माध्यम से ये ऊर्जा का क्या करते हैं, अपना उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन्हें ऊर्जा की बचत ज़्यादा नहीं करनी होती है। तो ये क्या दर्शाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक, तो गर्मियों के दिन में इनको ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं, जिनमें हम जानवर ले सकते हैं, जैसे अमेरिकी उत्तरी अमेरिका के जो है कछुआ हुआ। ठीक, ग्रीष्म निष्क्रियता के जो जीव होते हैं उसमें उत्तरी अमेरिका एक का कछुआ है। ठीक, इसी के अंतर्गत हम ले लेते हैं समुद्री गाय, या हम बोलते हैं हैजोंग जो बोलते हैं, समुद्री गाय जो होती है। ठीक, समुद्री गाय है, ये शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। और समुद्री गाय के साथ साथ आप देख सकते हैं अफ्रीकन लंग्स फिश है। ठीक, अफ्रीकन लंग्स फिश है। ठीक, ये शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। और आप देख सकते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। इसी में आप देखें घोंगा है, घोंगा हुआ, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। इसमें से कुछ ही जीव हैं जो मतलब कि आप समझ सकते हैं जो ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। हालांकि सभी तो नहीं दर्शाते हैं, कुछ जीव होते हैं और कुछ नहीं दर्शा पाते हैं। तो ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी ऊर्जा जो है उसका क्या करें, बाष्पोत्सर्जन करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऊर्जा का क्या करें, बाष्पोत्सर्जन करें और अपने को ठंडक महसूस करें। लेकिन बात यहाँ आती है कि जो रेगिस्तान के जो जीव होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं, और उनका जो छद्म आवरण है, ठीक, वो बहुत डेवलप होता है। ठीक, और ये बहुत दूर दूर तक घूमने फिरने में सक्षम होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में देखा जाए
तो दूर दूर तक पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते हैं, जल देखने को नहीं मिलता है। तो ये जल की अपनी अपनी आकांक्षा को पूरी करने के लिए जल और भोजन की तलाश में लंबे लंबे मतलब सफ़र करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। जिसमें आपने देखा हो लोमड़ी है, ठीक है, लोमड़ी आपने देखी वो बहुत लंबे लंबे मतलब रास्ते अपनाती है और घूमती है। और भी जीव हैं जैसे कि आप ले सकते हैं कि उधर आपने पाए जाते हैं, शेर भी देखने हो मिलते हैं, चीता भी मिलते हैं, ठीक है। ये जीव हैं, लेकिन इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंटें होती है, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए लंबा लंबा सफ़र करते हैं। भाग दौड़ में ये काफ़ी तेज़ होते हैं। और ये जो होते हैं इन्हें जब जल कम मिलता है, इनको इनको जब जल कम मिलता है, ठीक है, तो उसी उतने जितने इनको जल मिलता है उतने में ही अपने को सर्वाइव करते हैं। और इनका जो मूत्र होता है काफ़ी क्रिस्टली नुमा होता है, ठोस नुमा होता है, ठीक है। जिसमें आप ले सकते हैं जैसे एक चूहा हुआ, ठीक है, चूहा आपने देखा वो बिल में रहता है, ठीक है। और एक विशेषता और होती है इनकी, ये रात में ही शिकार करते हैं, ठीक है। जो रेगिस्तान के जो जीव होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के जो जीव होते हैं, वो रात में ही शिकार करते हैं। दिन में इतना उनका ऊपर दबाव रहता है, ठीक, इतना तापमान मतलब इतना जो दाब का प्रेशर रहता है वो इतना अधिकतम होता है कि ये दिन में अपने को बिल में ही रहते हैं, ठंडक महसूस करते हैं और वहाँ पे अपने को ऊर्जा है बाष्पोत्सर्जन करने का प्रयास करते रहते हैं। तो रेगिस्तान में जीव में देख सकते हैं जैसे चूहा हुआ, क्रिस्टली नुमा, इसका भी मूत्र होता है, ठीक है। और भी जीव होते हैं जिनमें आप ले सकते हैं कंगारू है, ठीक, कंगारू हुआ, ये भी रेगिस्तान का जो एक कंगारू है, ठीक है। इसकी अपनी अलग विशेषता होती है। जैसे कंगारू में देखा हुआ आपने बच्चों को छुपाने की इसकी विशेषता अपनी अलग होती है, ठीक है। इनकी एक झोली नुमा होती है इनके शरीर में, जो बच्चों को क्या कर लेते हैं, कंगारू छुपा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ जीव होते हैं जिनकी अपनी ही अलग से विशेषता ही देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जैसे चूहा हुआ, ठीक, ये बिल में रहता है, ठीक है। ये क्रिस्टली नुमा अपना मूत्र मतलब निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी ऊर्जा को है उत्सर्जित करते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए जो जल है वो कम से कम जल को बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन नहीं करते हैं, जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं ताकि ये लंबे समय तक अपने जल में बने रहें। तो इसमें कुछ जो क्षेत्रीय आधार पर हमने जीव जंतुओं को देखा, इसमें शीतकटिबंध के जो जानवर हैं और उष्णकटिबंध के हैं, ठीक, उपोष्णकटिबंध के हैं, इनको हमने सभी को समझा। अब हम समझते हैं समतापी और असमतापी के आधार पर, ठीक है। समतापी और असमतापी के आधार पर देखा जाए तो जीव भी पाए जाते हैं। एक मिनट। असमतापी जीव भी होते हैं और समतापी जीव होते हैं। समतापी जीव ऐसे होते हैं जिनका तापमान देखा जाए न्यूट्रल होता है, ठीक है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका जो तापमान होता है वो एक समान ही रहता है, ठीक। ये समतापी होते हैं। इसमें आप ले सकते हैं समतापी में मनुष्य को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ठीक। इस पर सर्दी हो गर्मी हो ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने को स्ट्रॉन्ग बना के वहाँ पे अपने को सर्वाइव कर लेता है। और असमतापी में देखा हो जिनके मतलब कि क्लाइमेट के आधार पर ये अपने को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इनमें प्रवास का गुण पाया जाता है, ठीक, असमतापी जानवरों में। जिसमें बहुत सारे जीव होते हैं जो उष्णकटिबंध से शीतकटिबंध की ओर पलायन कर जाते हैं, ठीक। असमतापी में देखा जाए तो इनका जो तापमान होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो इनका जो तापमान है, ठीक, इनके अंदर की जो ऊर्जा है उसमें कमी होती जाती है, ठीक है। और जब गर्मी आती है तो ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। हालांकि कि इनकी जो ऊर्जा होती है वैसे तो ये भोजन से ही मिलती है, लेकिन
बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंतर्गत श्वेत ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं, तो तापमान नहीं बनाती हैं। तो उनका जो मतलब देखा जाए तो वो जीव ऐसे होते हैं असमतापी रूप में होते हैं। तो समझ सकते हो कि असमतापी में उनका तापमान समान ही होता है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में उनके आधार पर उनका तापमान कम ज़्यादा होता है, ठीक है। शीतकटिबंध के आधार पर उनका तापमान कम ज़्यादा होता है। और जो समतापी जीव होते हैं उनका तापमान समान ही रहता है। जैसे मनुष्य सुबह 37 डिग्री है तो है न्यूट्रल है, ठीक। कम ज़्यादा अगर होता है तो फिर वो उसको मतलब एलर्जी होती है, बुखार है, ये सब देखने को मिलता है। ये चीज़ें जो होती हैं जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। और एक शीतकटिबंध क्षेत्रों में आपने एक जीव होता है जिसमें पाया जाता है न्यूक्लियन प्रोटीन। न्यूक्लियन प्रोटीन होता है वो शीतकटिबंध के जो जीव होते हैं, आप समझ लेना, एक बार इसको लिख लेना। शीतकटिबंध में एक जीव जो होते हैं उनमें उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। उस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियन प्रोटीन। न्यूक्लियन प्रोटीन एक जो ये प्रोटीन होता है जो शीतकटिबंध के जो जीव होते हैं उनमें देखने को मिलता है। सभी में नहीं होता है, लेकिन कुछ जीव होते हैं। हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि सभी में ही होता है, लेकिन कुछ जीव तो होते हैं जिनमें ये प्रोटीन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अनुहरण की। अनुहरण का मतलब होता है कि मिमिक्री, ठीक है, जो सेम पैटर्न की होती हैं, जिसमें तितली देखी हो आपने। अनुहरण पे हम बात कर लेते हैं। अनुहरण में आपने देखा हो सेम पैटर्न, मतलब कि सेम तरीके के, मतलब अलग अलग प्रजाति के जो जीव होते हैं वो सेम तरीके के होते हैं। जिसमें आपने तितली देखी हो, ठीक। तितली होती है, उसकी जो देखा हो पैटर्न उसका सभी का समान, एक समान से देखने को मिलते हैं। बहुत सारी तितलियाँ होती हैं जो एक ही प्रकार की होती हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं तितलियों की, एक ही प्रकार की होती हैं। उनमें अनुहरण देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं मिमिक्री। मिमिक्री, ठीक है। तो मैंने समझा कि जो उष्णकटिबंध क्षेत्र में कैसे जीव होते हैं, ठीक है, उनको हमने समतापी असमतापी के आधार पे समझा, ठीक है। उनको साथ ही साथ मैंने कटिबंध के आधार पे समझा, ठीक है। शाकाहारी मांसाहारी के आधार पर जीव जंतुओं को समझा। तो हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट तौर पे पूर्ण हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से पढ़ेंगे। ओके, चलिए।